स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसमें जो अध्याय 3 है इसका कुछ बचा हुआ जो पार्ट था वो देख रहे हैं हम। इससे पहले हमने देखा था कि जनसंख्या, उसका वितरण और घनत्व। उसके बाद जो आज का टॉपिक है उसमें कुछ तो आपका घनत्व बचा हुआ था और उसके बाद देखेंगे वृद्धि। अपने जो बात करें वो करें विश्व जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में कि विश्व जनसंख्या का वितरण। उसमें आपने देखा था कि कौन कौन से जो भाग हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, किन कारणों से जो जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। उसके बाद देखा था हमने कि विश्व जनसंख्या का घनत्व, विश्व जनसंख्या का घनत्व कि हमने देखा कि पूरे विश्व का अगर हम अपन घनत्व निकालें तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो था वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद हमने देखा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, उन कारकों के बारे में जो हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका भौतिक कारक और दूसरा है आपका आर्थिक कारक। सबसे पहला जो है आपका भौतिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक। सबसे पहले भौतिक कारक के बारे में देखते हैं। तो पहला स्थिति, जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि स्थिति कि कोई देश कितने से कितने अक्षांश और देशांश रेखाओं के मध्य स्थित है, उसकी स्थिति भी उस देश की जनसंख्या व जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। क्योंकि आपने देखा था कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी देश हैं या भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहां जो जनसंख्या वो ज्यादा पाई जाती है। जनसंख्या ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद देखा था दूसरी बात, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारों पर ही पनपी है या उनका जो विकास हुआ है वो किसी नदी घाटी के आसपास या किसी बड़ी नदियों के आसपास ही हुआ है। इसलिए जहां जल की उपलब्धता होगी, जहां जल की पर्याप्त मात्रा होगी, वहां पे जो है आपकी जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए वहां पर ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जल की उपलब्धता भी शामिल है। इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट, जलवायु। कि हमने देखा कि विश्व को है अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे अपन उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। इसके बाद आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, ऐसे वाले जो स्थान है वो। उसके बाद आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जहां पूरे साल भर क्या रहती है, ठंड रहती है, बर्फ रहती है। ऐसे स्थानों को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो है जलवायु भी क्या करती है, आपके जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से प्रमुख तत्व है। उसके बाद आती है आपकी चौथी, मृदा यानी मिट्टियां। मृदा यानी मिट्टियां, मिट्टी। इसको अगर मैं मिट्टी लिख दूं, हम देखा कि जहां जिस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ होगी उस क्षेत्र में जो है कृषि कार्य उतना ही उन्नत होगा, तो लोग जो है वहां पे अधिक निवास करेंगे। क्योंकि मिट्टी की उपलब्धता या भूमि की उपलब्धता और उसकी उपजाऊपन दोनों से जो है वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इस वजह से जो लोग हैं वहां अधिक निवास करेंगे। तो ये भी एक कारण है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जो मृदा या मिट्टी भी शामिल की गई है। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कि जहां रोजगार के अवसर होंगे वहां लोग ज्यादा निवास करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय अपनाता है। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा वो खनिज, नाम से समझ में आ रहा है खनिज। ऐसी धातु में या ऐसे तत्व जो पृथ्वी में से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, एल्युमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब जो खनिज तत्वों के रूप में आते हैं। और इनको जो है इनकी जहां भी खानी होगी वहां पे लोग क्या करेंगे, ज्यादा निवास करेंगे। तो ये भी आपके किसमें हो गया, आपके आर्थिक कारकों में, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। इसके बाद है नगरीकरण।
नगरीकरण से तात्पर्य नगरों का विकास, नए नए नगरों का विकास होना, औद्योगिक नगरों का विकास होना, ये जो है आपके ये भी जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या घनत्व के कारकों में शामिल है। इसके बाद देखते हैं औद्योगिकीकरण। कुछ ऐसे शहर हैं या कुछ ऐसे जोन जहां पर केवल औद्योगिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है व्यक्तियों को क्या हो सके, रोजगार उपलब्ध हो सके। इस वजह से औद्योगिकीकरण का भी विकास हो रहा है या बड़े बड़े औद्योगिक नगरों का विकास हो रहा है। ये भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। इसके बाद है आपका चौथा जो है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक रीति रिवाज प्लस हमारे सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, ये सब जो आपके सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में शामिल है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा, इसमें अगला टॉपिक जो है वह जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि या वृद्धि किसे कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे। इसमें अपन जो परिभाषा लेते हैं वो है जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में जो वृद्धि होती है या जो परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लूं कि अपने यहाँ जो भारत देश में जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद होती है, तो इन 10 वर्षों के समय के दौरान पिछले 10 वर्षों की तुलना में जो वृद्धि आंकी गई है या जो वृद्धि हुई है वह आपकी क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण कि किन किन कारणों से जो जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है या किन कारणों से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहला जो कारक है वो है आपका मृत्यु दर में गिरावट। ये बिल्कुल कॉमन बात है कि मृत्यु दर में गिरावट, अगर लोग जन्म लेंगे ज्यादा और मरेंगे कम तो आपकी जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, कि कोई ऐसा स्थान जहां खाद्य पदार्थों की जो है आपूर्ति पूर्ण रूप से होती है, किसी प्रकार के खाद्यान्न की कमी नहीं है, या उस क्षेत्र की जो मिट्टी उपजाऊ अनेक प्रकार के खाद्यान्न होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे स्थान विशेष क्षेत्रों में जो है वहां पे जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका तीसरा औद्योगिक विकास। जैसा कि ऊपर भी पढ़ के आए हैं, थोड़ी देर पहले हमने बात कर रहे थे औद्योगिक विकास कि जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होगा वहां लोग क्या करेंगे, प्रवास करेंगे, वहां लोग ज्यादा निवास करेंगे और ज्यादा निवास करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाएंगे। तो ये भी एक आपके क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारणों में है। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रवास। प्रवास प्रवास का मतलब है रहना। इसमें वैसे तो टॉपिक है पर आगे चलके पढ़ने वाले इसको प्रवास और प्रवास। प्रवास का मतलब होता है किसी स्थान से आकर रहना या निवास करना। जैसा कि इससे पहले का टॉपिक है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास से मतलब है कि कहीं उद्योग धंधे लगाए गए, जब वहां उद्योग धंधे लगाएंगे तो कार्य करने के लिए वहां पर व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और आवश्यकता होने पर लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र के आसपास हैं जो निवास करेंगे और निवास करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रवास। तो ये जो प्रवास है वो भी आपकी क्या जनसंख्या वृद्धि के कारणों में प्रमुख है। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या समस्याएं, कि भाई जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो जो नगर हैं तो उनमें कुछ समस्याएं भी आएगी। तो वो समस्याएं कौन कौन सी है, सबसे पहले देखते हैं अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, कि इसी दर से जो है अगर जनसंख्या वृद्धि होती रही तो कैसे हो जाएगी, अत्यंत तीव्र, इसी गति से तो भयावह वृद्धि, तो कैसे हो जाएगी, कैसे जाएगी, अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, यानी इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद है दूसरा सीमित संसाधन, क्योंकि आपने देखा है जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन वो सीमित है। अगर इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, सीमित संसाधन, जनसंख्या वृद्धि से जो है आपके संसाधनों की कमी हो जाएगी। दूसरा है वितरण संकेंद्रित, वितरण संकेंद्रित, कि जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बटे हुए हैं
अगर जनसंख्या वृद्धि की इसी तरह से चलती रही तो जो वितरण क्षेत्र हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपके समकेंद्रित हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका चौथा प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध कि कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें जो समाप्ति या समाप्ति की ओर है तो उन पर क्या होना चाहिए, मानवीय प्रतिबंध, यानी उन पर क्या कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि वो अनिश्चित भविष्य में वापस से नहीं बनाई जा सकती या नहीं उत्पन्न हो सकती। इसलिए प्राकृतिक ऐसी प्राकृतिक जो संसाधन है उनके लिए मानवीय प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अपन अगला जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये कई बार आपके क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड परीक्षाओं में। तो सबसे पहले सिद्धांत होता क्या है, इसे इस सिद्धांत की क्या विशेषता है, तो देखते हैं ये सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत बताता है कि किसी समाज ग्रामीण क्षेत्रीय और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ना ही क्या कहलाएगा, आपका जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाएगा। यानी इसमें जो मेन परिभाषा वो है कि समाज ग्रामीण क्षेत्रीय और अशिक्षित अवस्था, इन पिछड़ी अवस्थाओं से जो अपन विकसित अवस्थाओं की ओर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं वैश्विक जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाएं, कि जो वैश्विक यानी विश्व जनसंख्या परिवर्तन की अवस्था है कि विश्व में जो जनसंख्या परिवर्तन वो किस किस अवस्थाओं से हो रहा, और ये 5 अवस्थाएं हैं जो अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर। इसमें क्या होगा कि जन्मने वालों की संख्या भी ज्यादा तो मृत्यु दर भी ज्यादा, मरने वालों की संख्या भी ज्यादा। उच्च यानी ज्यादा, उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर, यानी दोनों ही कैसी है, इसमें उच्च है, मृत्यु दर भी और जन्म दर भी। इसके बाद दूसरा जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पर गिरती हुई स्थिति। देखो इसमें उच्च जन्म दर यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है और उच्च मृत्यु दर पर गिरती हुई स्थिति, लेकिन स्थिति कैसी हो रही है, गिर रही है, यानी मरने है तो दोनों ऊंची लेकिन मरने वालों की संख्या क्या थोड़ी ज्यादा होगी इसमें, तो स्थिति कैसी हो जाएगी, जो युवावस्था को जो युवा लोग उनकी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं उच्च जन्म दर मध्यम मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, इस अवस्था में अपना भारत देश भी आता है। इस अवस्था में कौन आता है, अपना भारत भी आता है इस अवस्था में। उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर यानी जन्मने वालों की संख्या ज्यादा है जबकि मरने वाले लोगों की संख्या मध्यम है। इसके बाद चौथा है आपका मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी जन्मने वालों की दर जो है वो मध्यम है और मृत्यु दर तो और भी कम है, निम्न है। और लास्ट में जो है निम्न जन्म दर और मृत्यु दर यानी कम ही जन्मे और कम ही मरने वालों की लोगों की संख्या, तो यह आपकी किस स्थिति में जाएगी, 5वीं स्थिति में चली जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम कि कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं कि 2013 में विश्व जनसंख्या 714 करोड़ थी। 2013 के आंकड़े हैं विश्व आंकड़े, तो उसमें जो आपकी पूरे विश्व की जनसंख्या वो 714 करोड़ थी। उसके बाद देखिए विगत 300 वर्षों में जनसंख्या का 12 गुना बढ़ी, यानी विश्व जनसंख्या जो विगत 300 वर्षों की बात करें तो कितना गुना बढ़ी है, 12 गुना बढ़ी है। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या संक्रमण के अनुसार भारत तृतीय अवस्था में आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बात की थी कि भारत की जो स्थिति है वो कितनी है, भारत की स्थिति कितनी है, आपकी तीसरे नंबर पर है। उसके बाद चौथा है प्रवास के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सार्वजनिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। प्रवास के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सार्वजनिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, क्योंकि जो लोगों ने जो पलायन करके जो निवास क्षेत्र चुना है वो कौन से क्षेत्र चुना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, क्योंकि वहां पर लोगों ने ज्यादा जाकर निवास किया है, इसलिए उस महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि भी ज्यादा हुई है। इसके बाद आता है 5वां सर्वाधिक समकेंद्रित उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी कनाडा। इन देशों में जो है जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है।
इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अपना तीसरा अध्याय था जनसंख्या, वेतन, घनत्व और वृद्धि। इसी के साथ जो है आपके ये अपने विश्व जनसंख्या के वेतन के प्रभावित करने वाले कारक, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि के प्रमुख कारणों को अध्ययन किया। थैंक यू।